सर यस सर। हम लोग स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में थे, स्टोइकियोमेट्री 1 वाले पार्ट में खास करके। और उसमें हम लोग बात कर रहे थे बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। हम लोग किसकी बात कर रहे थे बच्चों? बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। हमने बोला वहां पे 6 टाइप की लॉज है, कहीं बुक में 4 होता है, कहीं 5 होता है, कहीं 6 होता है। एनसीईआरटी के चीजों को यूज करने के बाद वहां पे 5 लॉज थे, बट एक लॉज उसके अलावा पढ़ना आपके लिए जरूरी था, वो था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर चुके थे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन की बात कर चुके थे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर चुके थे। अब बारी थी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। अब एक ब्रीफ में हम सारी बातों कर लें जो हमने पिछली क्लास में किया था आपके साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लेवोजियर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन में टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है। किसी भी रिएक्शन में टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है। रिएक्शन से पहले देखें तो भी, रिएक्शन के बाद देखें तो भी, रिएक्शन के दौरान देखें तो भी। इसका एक्सेप्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, कुछ अमाउंट में मास एनर्जी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। कुछ अमाउंट में मास एनर्जी में बदल जाता है वहां पे। ये सब कुछ आप पढ़ेंगे डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में 12th में। और थोड़ी बहुत बातें केमिस्ट्री में आएंगी तो हम कभी डील कर लेंगे, बट केमिस्ट्री में ऐसी चीजें ना के बराबर पूछी जाती है। जब सिलेबस 2006 में बदला था उसके बाद से टॉपिक को हटा दिया गया था केमिस्ट्री से। पहले केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत था। 2006 के बाद से ये चीज हट गया है। खैर, हम लोग बात करें लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन में हमने आपसे क्या बात किया था? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन में हमने आपको ये बोला, सेम सब्सटेंस को, सेम कंपाउंड को अगर हम अलग अलग मेथड से प्रिपेयर करें या अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करें, अगर सब्सटेंस सेम है तो उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की मास रेशियो हमेशा सेम होगा। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब आप समझते ही हैं, वो एलिमेंट जिनके मिलने से वो खास कंपाउंड बना है। हमने वाटर की बात की, वाटर आप कहीं से भी करें, लैब से क्लाउड से, यूनिवर्स से, हर जगह अगर वाटर है तो हर 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल होगा। मतलब ये हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल होगा। इसका भी एक्सेप्शनल केस हमने बताया आपको कि आइसोटोप्स नहीं आने चाहिए, एक खास पार्टिकुलर ही आइसोटोप सब में रहेगा। आइसोटोप्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आइसोटोप्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है बच्चों? 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करने के बाद 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे या बना सकते हैं। कब? जब उनकी सिचुएशंस अलग हो। सारे एलिमेंट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट कुछ एलिमेंट्स की पेयर इस टाइप से हैं कि वो अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। तो उस केस में डिफरेंट रिएक्शन में अगर किसी एक एलिमेंट के मास को हम अगर फिक्स कर देते हैं तो दूसरे एलिमेंट का जो मास रिक्वायर्ड होता है वो मास, दूसरे एलिमेंट का जो मास रिक्वायर्ड होता है उनके मास का रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो में होता है। एग्जाम्पल भी हमने बताया था आपको, C प्लस O2 CO2, C प्लस हाफ ऑफ O2 CO। 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन किया अलग अलग कंडीशन पे, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रोडक्ट को बना सकता है। तो अगर हमने दोनों अलग अलग रिएक्शन में कार्बन के मास को 12 ग्राम माना था, हमने देखा पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो मास रिक्वायर्ड हुआ वो मास था 32 ग्राम, और दूसरी रिएक्शन में जो मास ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड था वो था बच्चों 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का जो मास रिक्वायर्ड हुआ अलग अलग रिएक्शन में वो 32 ग्राम और 16 ग्राम था। मतलब उनके मास का रेशियो क्या हो गया? 2:1, सिंपल रेशियो।
वो क्या हो गया, सिंपल रेशियो। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। नेक्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रिचर्ड ने दिया था, जल्दी से हम लोग बात करते हैं आपसे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये डिफरेंट है थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम में समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट हमें पूरा भरोसा है कि हम आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल बात फॉर्म में समझाएंगे, जिससे आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम बात करते हैं बेटा आपसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। और टर्म्स को ध्यान से सुनेंगे आप, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जहां दिक्कत होगा जरूर बोलना, या फिर थोड़ा सा वेट रखो, एक दो एग्जांपल देंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज या स्पेसिफिक रेशियो ऑफ दो बार ये सिम्टम रिपीट, रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स। अब देखो रेशियो किसका लेना है, रेशियो लेना है रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के मास के रेशियो की बात करनी है और उसका रेशियो लेना है। कब, जाहिर सी बात है दो कंडीशन में, व्हेन it combines with when it combines with when it combines with when it combines with fixed mass of third element, fixed mass of third element, and when it combines itself, it combines itself or in simple ratio। अब देखो हम आपसे क्या कहें, दो एलिमेंट के मास के रेशियो का रेशियो लेना है। हमारे को दो एलिमेंट ए और बी है, हमसे बात हो रही है मास ऑफ ए और मास ऑफ बी के रेशियो की। रेशियो किसका लेना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के मास के रेशियो की बात होगी कब, जब when it combines with the fixed mass of third element। ये रेशियो कब, when it combines with fixed mass of third element। और उसका रेशियो किसके साथ लेना है, फिर मास ऑफ ए और मास ऑफ बी की बात होगी कब, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट की हमने बात कर ली, और कब, when it combines itself, और कब, when it combines itself। मतलब दो एलिमेंट ए और बी है, उसके मास रेशियो की हम बात करेंगे कब, जब वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ सी के साथ रिलेट करेगा, वो भी कब, जब इसका मास फिक्स्ड होगा। सी के फिक्स मास के साथ ए रिएक्ट करता है या बी रिएक्ट करता है, सी के दिए गए मास के साथ ए रिएक्ट करेगा, ए का कुछ ना कुछ मास रिक्वायर्ड होगा, बोलो बेटा। और जब बी सी के दिए गए मास के साथ रिएक्ट करेगा, बी का कुछ ना कुछ मास लगेगा, ये वाला मास हो गया ये, और ये वाला मास हो गया ये। और तब
जब ये आपस में कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है। आपस में कंबाइन किया तो इसका मास Ma रिक्वायर्ड हुआ, इसका मास Mb रिक्वायर्ड हुआ, या Ma डैश बोल लो या M डैश A कह लो, M डैश B कह लो। ये इधर। अब एक रियल एग्जांपल से समझाते हैं इसको। अब ये दोनों रेशियो क्या होना चाहिए? सिंपल रेशियो होना चाहिए। ये रेशियो कैसा होना चाहिए? सिंपल रेशियो। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डिफरेंशियल लगेगा आपको, रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स। अब समझ में आएगा और बेसिकली रियल एग्जांपल की बात करें, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। हम दो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के मास की बात करना चाहेंगे आपसे, कार्बन के और हाइड्रोजन की, और फिक्स मास रखना चाहेंगे आपसे हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है, हमने मान लिया कि मास 16 ग्राम है। ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है और मास कितना है? 16 ग्राम है। अब आपके ही ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इससे कौन सा कंपाउंड बनाना चाहेंगे? जो दो टाइप के कंपाउंड की बनने की संभावना है, एक CO और एक CO2। आप बताइए कौन सा कंपाउंड बनाया जाए? जो बोलेंगे हम वही बनाएंगे। कोई बोलो बेटा। CO2 सर। चलो, कुछ बच्चों का कहना हुआ CO और कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से हम CO2 गैस का निर्माण करें। तो CO2 बनने का कंडीशन क्या है बेटा? जब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल CO2 बनेगा। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा नॉर्मल कंडीशन में। बट जो ऑक्सीजन आपके पास उपलब्ध है वो ऑक्सीजन है सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब ऑक्सीजन आपके पास उपलब्ध है बेटा 16 ग्राम, इसका मतलब क्या? कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम। कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम। कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम। सॉरी गलत बोल दिया, 6 ग्राम ना, सॉरी 6 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 12 ग्राम कार्बन चाहिए था, लेकिन हमारे पास उल्टा बोल दिया क्या? आवाज रुक रुक के आ रहा है। हाँ सर। सर आवाज रुक रुक क्या? सबके पास नो सर, क्लियर आवाज आ रहा से है। सर क्लियर आवाज आ रहा है सर। हल्का वीडियो भी रुक रहा है। नॉर्मली पिक्चर रुक रुक के आ सकता है, आवाज आना चाहिए, और आवाज रुक रुक के आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क या फिर हमारे पास या आपके पास बहुत खराब है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चल रहे हैं, कहीं कहीं दिक्कत है, मतलब मेरे इनसे ठीक है अभी। तो ज्यादा दिक्कत होगा हम ऑटो एडमिट मोड में रख दिए हैं, बाहर निकल के फिर से इन हो जाना। ठीक है बेटा। सॉरी, हम बात कर रहे थे CO2 के बारे में। क्या हर 12 ग्राम कार्बन को हीट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है? और ऑक्सीजन आपके पास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम है, कार्बन के कितने मास की जरूरत होगी? 6 ग्राम की। ये पॉइंट 6 ग्राम। अब ये बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेगा आपके पास दो ऑप्शन है, H2O2 और H2O। कौन सा कंपाउंड बनाया जाए? कुछ ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। H2O, मैक्सिमम बच्चों ने बोला H2O, तो हमने H2O बनाया। H2O को देख के हम क्या बोलेंगे? हर 2 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन अपने पास उपलब्ध कितना है? 16 ग्राम। ऑक्सीजन अपने पास कितना है? 16 ग्राम। तो कितने ग्राम हाइड्रोजन के मास की जरूरत होगी? 16 ग्राम। हाइड्रोजन की 2 ग्राम। 2 ग्राम। तो हमें 2 ग्राम किसका? मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन का, और फिर से इसी के मास का रेशियो लेना है। पहला रेशियो कब? जब किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, when reacts with fixed amount of थर्ड एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट के साथ। अब इस रेशियो की बात कब करेंगे?
तब जब ये आपस में कंबाइन करे, when reacts itself, खुद में कंबाइन कर जाए। तो हाइड्रोजन और कार्बन से आप कौन सा कंपाउंड बनाना चाहेंगे? जो आप बोलेंगे हम वही लिखेंगे, बेंजीन, मीथेन, प्रोपेन, CH4 कुछ भी जो बताओ। CH4 sir, CH4, कुछ भी ले लो। CH4, यस सर CH4 CH4 sir, चलो मैक्सिमम बच्चों ने CH4 बोला, हम वही लेते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हर 12 ग्राम कार्बन के लिए 4 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा? कार्बन 6 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम। और यहाँ कितना आया? कार्बन 12 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम। रेशियो क्या रहा? 3:3। इसका मतलब क्या रहा? 1:1। और ये रेशियो क्या कहलाएगा? सिंपल रेशियो। और ये रेशियो क्या कहलाएगा? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो। अब बताओ अच्छे से, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या दिक्कत है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में सर एक एग्जांपल और बना दीजिए सर। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर पहले रिपीट कर दीजिए। हाँ पहले रिपीट कर देते, जरूरी है। हम आपको पहले बोल रहे थे, जरूरत पड़ेगा आपको यहाँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में रेशियो लेना होता है किसका? दो एलिमेंट के मास का रेशियो। रेशियो किसका लेना है? दो एलिमेंट के मास का रेशियो। रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों एलिमेंट्स के मास का रेशियो लेना है तो दो अलग अलग सिचुएशन होना चाहिए, तब रेशियो निकलेगा। कम से कम दो अलग अलग सिचुएशन होना चाहिए। एक सिचुएशन ये बोलता है जब ये एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरा सिचुएशन क्या बोलता है? जब ये आपस में रिएक्ट करेगा। हमने यहाँ पे यही किया, कार्बन था, हाइड्रोजन था, जब ये किसी तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट किया और फिक्स मास का वैल्यू हम ले लिए यहाँ पे 16 ग्राम। तो हम क्या पाते हैं? जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया तो CO2 बना। तो यहाँ हमने देखा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन और 12 ग्राम कार्बन आपस में कंबाइन करता है, तब जाके CO2 बनता है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है कितना? 16 ग्राम। तो कार्बन का कितना मास रिक्वायर्ड होगा CO2 बनाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम। फिर हमने एक कंपाउंड बनाया, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने के बाद वो क्या आया? H2 आया। हाइड्रोजन 2 ग्राम और हाइड्रोजन 16 ग्राम। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मास रेशियो क्या आ गया? 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 6 ग्राम कार्बन और 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसी चीज को हम यहाँ, और फिर जब वो दोनों कंबाइन करेंगे, जब वो दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमने देखा हर 12 ग्राम कार्बन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। रेशियो क्या होगा? 12:2। सर नहीं आया समझ में। अब एक बार फिर से बोले बेटा, ध्यान से सुनना बच्चे। दिवाकर बोल रहे हो ना? यस सर, आवाज से रुक रुक आ रही है, समझने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हम बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं। नेटवर्क अपने यहाँ कुछ ठीक करने की कोशिश करो, नेटवर्क प्रोवाइडर को चेंज करके या कुछ। आपको क्या लेना है बेटा? दो एलिमेंट्स के मास का रेशियो। कब? जब वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करें। तो हमने जो एग्जांपल लिया आपको यहाँ पे, वो लिया कार्बन का, हाइड्रोजन का। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। हमने आपसे पूछा जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एक किस लिए हो गया? इस समय कितना कार्बन का मास चाहिए और कितना हाइड्रोजन का मास चाहिए रिएक्शन होने के लिए? उनके मास रेशियो, रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स लेना है। कब? व्हेन इट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जब थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करे, जो मास कार्बन का, जो मास हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड होगा, उनके मास का रेशियो लेना है। तो हम इस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं? हर 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 12 ग्राम कार्बन की जरूरत है। तो 16 ग्राम के लिए 6 ग्राम की जरूरत होगी, नहीं होगी बेटा? बोलो पढ़ाकर,
32 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए 12 ग्राम कार्बन की जरूरत है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कितनी ग्राम कार्बन की जरूरत होगी? 6 ग्राम। और यही हमने लिखा है H2O में 6 ग्राम सर। 16 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। तो हमारे पास मास आ गया कार्बन का और हाइड्रोजन का, तो इसका अनुपात क्या होगा? रेशियो क्या होगा? 6/2। और तब जब ये एलिमेंट कंबाइन करें आपस में, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करें आपस में, तब क्या होगा? तो आपसे पूछ के हमने कंपाउंड बनाया CH4 का, यहाँ पे पता चला हर 12 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। 4 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो एक दूसरे कंडीशन में बेटा क्या आ गया? 12/4। इसी चीज को हम यहाँ लिखे 12/4। ये कट के क्या हो गया? 3। ये कट के क्या हो गया? 3। 3:3 मतलब 1:1। ये जो रेशियो आया वो रेशियो क्या कहलाया? सिंपल रेशियो। जो रेशियो आया वो रेशियो क्या कहलाएगा? सिंपल रेशियो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल रेशियो लेना है, रेशियो लेना है किसका? 2 एलिमेंट के मास का। कब कब? जब वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करे, और तब जब वो आपस में कंबाइन करे। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, करते हैं और बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा। ठीक है? यस सर। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। यस सर। पहले ही पूछ और साइड फोटो नहीं है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका फोटो ले लेंगे, है ना? फोटो ले लेंगे, चेक कर लेते। हम तो ले चुके हैं फोटो से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। और इंटेंशन क्या है? 2 एलिमेंट के मास का रेशियो लेना है। कब? जब वो किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करेगा, और तब जब वो आपस में कंबाइन करेगा। हमें ऐसे 3 एलिमेंट्स लेने होंगे फाइनली जो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते होंगे। सब एलिमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमें समझदारी से उठाना होगा ऑप्शंस को। चलो एक उठाते हैं। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। इसमें किसी 2 एलिमेंट्स के मास की बात होगी तब जो किसी तीसरे एलिमेंट के मास को फिक्स करेंगे। तो तीसरा एलिमेंट कौन सा रखना चाहोगे आप? कार्बन या सल्फर या ऑक्सीजन? उसी के अकॉर्डिंग पहले 2 एलिमेंट का सिलेक्शन कर लीजिए, जो जैसा बोलो। सल्फर। सल्फर इज द थर्ड एलिमेंट, है ना बेटा? सल्फर का मास कितना ले लेना? फिक्स में जल्दी बताओ। फिक्स मास ले लिए सल्फर का हम लोग, कितना ले लें? कितना ले बेटा? नहीं बोल रहे, हम ले लेते हैं मन से। 32 ग्राम। 32 सर। 32 ले लिए, है ना? 32। कार्बन और सल्फर जब आपस में कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं वो यूजुअली CH2 होते हैं। कौन सा कंपाउंड? CH2। ऑक्सीजन और सल्फर जब आपस में कंबाइन करते हैं यूजुअली SO2 या SO3 बनते हैं। अब बताओ कौन सा लें? SO2 लें या SO2 सर। SO2 लें? ठीक, SO2 सर। ठीक, SO2 ले लेंगे। अब 2 एलिमेंट कौन से हो गए जिनके मास का रेशियो निकालना था बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन। ये हो गए जिनके मास का रेशियो देना किसका? मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो देना क्या? जब वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करे, और तब जब वो आपस में कंबाइन करे, और तब जब वो आपस में कंबाइन करे। समझे बात को? अब मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन की बारी है। मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन बारी है तब जब वो दिए गए एलिमेंट के फिक्स अमाउंट के साथ रिलेट करेगा। तो क्या होगा बताओ? बिल्कुल बता पाओगे? CH2 को देख के बताओ।
हर 12 ग्राम के लिए 64 ग्राम की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? एस के 2 है ना, यस सर। Yes, sir. सर क्योंकि सल्फर आपके पास Yes, है, sir. आधा ही सल्फर है, कार्बन भी आधा ही रिएक्ट करेगा ना, कार्बन भी यस सर। आधा ही रिएक्ट करेगा ना, तो करना चाहिए था 12 ग्राम 14 ग्राम का, सर। 10 ग्राम है तो कितना रिएक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम। ये वाला मास ऑफ पॉइंट कार्बन 6 ग्राम। कार्बन 6 ग्राम। ग्राम सर। ये पॉइंट सबको क्लियर ना? 64 ग्राम यस सर। यस सर। था तो 32 ग्राम सल्फर 6 ग्राम कार्बन सब रिएक्ट करेगा। अब SO2 की बारी, अब SO2 की बारी। इस एग्जांपल को देखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फर और ऑक्सीजन को देखते हुए क्या बोलेंगे? सल्फर अगर 32 ग्राम तो ऑक्सीजन भी 32 ग्राम, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 16 Yes, डबल 32, फिर पास सल्फर कितना है? 32 ग्राम। 32 ग्राम सल्फर को रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी ऑक्सीजन बेटा? की जरूरत होगी। तो कार्बन हो गया बेटा 6 और यस सर। अब बताओ बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेगा तो आप कौन सा कंपाउंड बनाना चाहोगे? यूजुअली CO बनता है और CO2 बनता है, कौन सा बनाना चाहोगे? जो बनाओगे हम उसी की बात करेंगे। CO3 सर, कार्बोनेट। CO3 सर, कार्बोनेट। कार्बोनेट मॉलिक्यूल नहीं बनता है, CO3 2 माइनस बनता है, वो आयन है, वो आयन है, CO सर, CO. वो आयन है बेटा। कार्बन सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO या CO2 में कोई एक बताओ। CO सर. चलो ठीक, ज्यादातर बच्चों ने CO बोला। यहाँ पर हम क्या पाएंगे बेटा? हर 12 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा बेटा? 12/16, 12:16। अब देखो ध्यान से, इसको 2 से कैंसिल कर दो, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये अनुपात क्या हो जाएगा? ऊपर 1 रहेगा, नीचे 2 रहेगा, यहाँ ऊपर 2 रहेगा और नीचे 1 रहेगा। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 1:4। सिंपल रेशियो आ गया, 4. देखा? 1:4। यस। सिंपल रेशियो आ गया कितना बेटा? 1:4। ये हमेशा सिंपल में ही आएगा, इतना है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा सिंपल रेशियो में ही होता है। कि लॉ दिया गया केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में, उसमें के लिए बहुत बड़ी बात थी, बट आज के लिए बहुत छोटी सी बात है। क्यों है मालूम है? कोई भी रिएक्शन सिंपल रेशियो में ही होता है। सिंपल रेशियो का रेशियो जो भी लोगे तो सिंपल रेशियो ही होगा। उम्मीद करते हैं ये लॉ भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन पूछेगा, या फिर क्वेश्चन रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, या फिर क्वेश्चन रहेगा डिफरेंट प्रोपोर्शन का, या फिर क्वेश्चन रहेगा मल्टीपल प्रोपोर्शन का, या फिर क्वेश्चन रहेगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। तो आपको एक बार फिर से ट्रिक बता दूं कि बिना सॉल्व किए हुए कैसे समझेंगे किस टाइप के लॉ की बात हो रही है, किस टाइप की लॉ की बात हो रही है। समझे बात को ना? तो हम आपको एक ट्रिक दे दें, आइडिया दे दें, ताकि बिना सॉल्व किए आपको कर पाए। हमेशा सॉल्व करके कोई भी सॉल्व कर लेगा, पर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं इसके लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ट्रिक क्या होगा? वहां बात होगी एक खास रिएक्शन के बारे में। वहां पे बात किसकी होगी? रिएक्शन, अ पार्टिकुलर रिएक्शन की बात होगी, एक खास टाइप के रिएक्शन की बात होगी, और उस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स के मान दे दिए गए होंगे। पूछेगा ये किस लॉ को फॉलो करता है? तो हम बोल देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। masses of all reactants and products are given. Masses of all reactants and products are given. Reactants and products के masses आपको दे दिए गए हैं। Reactants and products के masses आपको दे दिए गए।
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की मात्रा आपको दे दी गई। समझिए बात को। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास दिखाई पड़ रहा है बेटा? यस Yes. सर। यस सर। ठीक। तो वो डाटा में क्या होगा, किसी खास रिएक्शन की बात हो रही होगी, उसकी रिएक्टेंट्स की मास की बात हो रही होगी, प्रोडक्ट की मास की बात हो रही होगी। वो किस लॉ की बात कर रहा होगा बेटा? ऑब्वियसली बात है वो बात कर रहा होगा आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में, और तब आपसे बात करेगा आपसे वो लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन की। कब? जब वो आपसे घूम फिर के एक ही कंपाउंड की बात करेगा। A particular compound is discussed or explained in different ways. A particular compound is discussed or collected from या in different ways। जब भी इस टाइप का बात होगा, घूम फिर के एक ही कंपाउंड की बात हो रही होगी, और वो कंपाउंड क्या होगा? एक खास कंपाउंड होगा। जब घूम फिर के एक ही कंपाउंड की बात हो रही होगी, आप समझ जाएंगे आपसे ये बात किसकी कर रहा है? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन की। ये आपसे किसकी बात कर रहा है बेटा? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन की। आपको याद होगा वाटर की बात की थी हम, सोर्स कुछ भी हो, CO2 की बात की थी आपसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, बात कहाँ की थे? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। याद आया आपको? फिर हम बात Yes, sir. किए आपसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात किसकी होगी? मल्टीपल कंपाउंड की। मल्टीपल कंपाउंड formed by use of two particular elements, formed by use of two particular element। Multiple compound formed by use of two particular element। दो खास एलिमेंट के यूज से अगर अलग अलग टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात हुई, ये बात आपसे किसकी कर रहा होगा? मल्टीपल कंपाउंड की। ध्यान बेटा, CO CO2, H2O H2O2, SO2 SO3, PCl3 PCl5, P2O3 P2O5, N2O NO N2O3 NO2 N2O5। ये सब एग्जाम्पल की बात की थी ना आपसे। ऐसे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन दो ही एलिमेंट हर बार रिएक्ट कर रहा था अलग अलग कंडीशन पे, ताकि अलग अलग कंपाउंड बने। ट्रिक मेन पार्ट है, यहाँ ऑब्जर्वेशन है ये। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में खासियत क्या होगी? ये आपसे तीन कंपाउंड की बात करेगा। 3 compound formed by using 3 elements, 2 at a time, 2 at a time, एक टाइम पे दो ही। जैसे मान लो कि एलिमेंट्स हैं ABC, कंपाउंड बना A2B, ऐसे कुछ भी लिख दिए, B2C3 और AC2, एक कंपाउंड बना। एग्जाम्पल किससे? रेसिप्रोकल के, क्योंकि 3 कंपाउंड बनाइए, ये एलिमेंट एक कंपाउंड,
ये एलिमेंट रहा, शायद नहीं दिख रहा होगा जो अब लिख रहे हैं, फोटो में भेज देंगे। यहाँ लिख रहे हैं एलिमेंट और यहाँ लिख रहे हैं हम कंपाउंड। इस कंपाउंड की खासियत क्या है? हर कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट यूज हुआ है। 3 कंपाउंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 एलिमेंट्स 2 एट ए टाइम। 2 एलिमेंट एक बार आएगा, ए बी आया, यहाँ बी सी आया, यहाँ ए सी आया, ए बी आया, बी सी आया और ए सी आया। बात क्लियर? अब इसका एक और ब्यूटी है क्या, हर एक एलिमेंट 2 कंपाउंड में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ईच एलिमेंट appears in 2 कंपाउंड। हर एक एलिमेंट 2 कंपाउंड में आएगा। क्यों? इसको इसके साथ रिएक्शन करना था, 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 इसको इसके साथ रिएक्शन करना था। आई बात समझ में? अब इन 4 लॉ का रिव्यू आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? सर लिंक कटने वाला है सर। हाँ, हम काट रहे हैं खुद से ही और दोबारा लिंक तुरंत भेज रहे हैं। ओके सर।